नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की इस खास बहस में, जहां हम आज बात करेंगे देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग में हुई नई नियुक्तियों के संबंध में। देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल चुका है और देश को मिल चुका है एक और चुनाव आयुक्त, जहां ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और उसी चुनाव आयोग में एक और नई नियुक्ति हुई है। विवेक जोशी, जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको चुनाव आयोग में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्हीं नियुक्तियों के साथ एक और चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या ये नियुक्तियां देश के संवैधानिक ढांचे को मजबूत करेंगी, क्या ये नियुक्तियां निष्पक्ष है, क्या ये नियुक्तियां स्वतंत्र है। और विपक्ष जहां एक तरफ सरकार के पहल पर हमलावर है, सरकार की चॉइस पर राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार अपने फैसले की पूरी तरह से हिफाजत कर रहा है, उसे डिफेंड कर रहा है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी दुबे। हम उनसे इस पर बात करेंगे और साथ ही इसी चर्चा पर अपना मत रखने के लिए हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट जावेद अंसारी जी। अश्विनी जी, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। हम बात कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग में हुई नई नियुक्तियों के बारे में। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कह सकते हैं एक तरह से प्रमोशन हुआ है, नई नियुक्ति हुई है और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बने हैं। विपक्ष इस पर हमलावर है, राहुल गांधी ने इस पर अपनी असहमति जताई है और विपक्ष कह रहा है कि जब ये पैनल ही असंतुलित है, ये 2:1 है, 2:1 का फैसला होना है, तब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्या आपको भी लगता है यह एक फिक्स्ड मैच की तरह था, जहां की पहले से ही पता है नतीजा क्या होना है? नहीं, ऐसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जब फैसला सुनाया था, तो उस समय फैसला सुनाते समय एक बात यह आई थी कि जब तक कि फाइनली कोई संसद जो है नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बना लेती है, तब तक इतना रहेगा कि एक समिति बनेगी और वो जो समिति है वो उसमें चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। अब जब कानून बन गया, तो जब हम्म। तक वो कानून वैध है, वो कानून, उसकी संवैधानिकता पर कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है, तो हम्म। पार्लियामेंट ने कानून बसाया। तो अब पार्लियामेंट का कानून अगर मान लीजिए कि संवैधानिक मूल्य या संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो वो हम्म। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। परंतु हम्म। सवाल यहाँ यह है कि जो 5 जजेस बेंच की जजमेंट थी, 5 जजेस बेंच की जजमेंट ने कहा था कि यह तब तक ही जो समिति बनेगी वो काम करेगी जब तक कि कानून नहीं बन जाता, ताकि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है सुनिश्चित हो सके, क्योंकि हम्म। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बहुत जरूरी है। अब ये आने वाले दिनों में तय होगा, क्योंकि अभी उस कानून को यहाँ पर चुनौती दी गई है, और हम्म। चुनौती देते हुए 2:1 का फैसला है या कैसा है वो एक अलग विषय, क्योंकि आने वाले दिनों देखिए डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि किसी का एकाधिकार हो गया किसी पद पर। आज हम्म। ये गवर्नमेंट है, कल राहुल गांधी जी की पार्टी आ सकती है, कोई और पार्टी आ सकती है, लेकिन हम्म। जो कानून बनता है जब तक कि उस कानून में संशोधन हम्म। नहीं हो, वो हम्म। कानून रहता है। तो आने वाले दिनों में उनके लिए भी यही कानून रहेगा। अगर अच्छा। इसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना इसमें बहुत जरूरी है चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए, तो हम्म। फिर उसका संशोधन भी हो सकता है। वो कहने की बात है, वो हम्म। उस समय आने वाले दिनों में तय होगा। परंतु हम आप सभी लोग जो है इस देश में जो व्यवस्था चलती है कानून के मुताबिक काम करते हैं, और वो जो हम्म। है उसके मुताबिक जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे लगता है कि तर्क संगत भी है हम्म। और कानून सम्मत भी है। न्याय संगत होगा कि नहीं होगा केशव जी, वो आने वाले दिनों में तय होगा। क्या हम अपने लोकतंत्र में, इतना मैच्योर डेमोक्रेसी है हमारी, इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी है, परिपक्व लोकतंत्र है, हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं कायम नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसी नज़ीर पेश नहीं कर सकते हैं जिस पर सबका भरोसा है, जो सबको एक विश्वास के सूत्र में बांध सके? अश्विनी जी। ये देखिए डेमोक्रेसी का तो केशव जी मतलब ही यही है कि सबको साथ लेकर के चलना, एक सूत्र में बांधना है। लेकिन जावेद जी का ओपिनियन, केशव जी का ओपिनियन, मेरा ओपिनियन एक जैसा हो, ये अलग अलग, वो डिपेंड नहीं करता। मैं तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते कह रहा हूँ, वो जर्नलिस्ट होने के नाते ये बात कह रहे हम्म। हैं। अब उनको जैसा लगता है, मैं चूंकि एक बात ही, जब तक किसी कोर्ट का फैसला इसमें नहीं आ जाता है कि ये जो कानून बनाया गया है और जो नियुक्ति हुई है वो न्याय संगत नहीं, तब तक तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। हम्म। अब नंबर 1, नंबर 2,
सरकार ये बात सही है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती है। हम्म। यह अनुच्छेद 141 जो है उसके बिल्कुल। उसमें जो कही गई बात है उसके मुताबिक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि तीन लोगों की अगर उसमें समिति बनी है और उस तीन में समिति में अगर कोई एक सदस्य जो है उसको असहमति है और वो रीजंस प्रॉपर है कि असहमति क्यों, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिसका आप निर्वाचन कर रहे हैं या जिसको आप मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना रहे हैं हम्म। उनका ओवरऑल क्रेडेंशियल्स क्या रहा। हम्म। अगर क्रेडेंशियल मान लीजिए कि क्लियर है, हम्म। ट्रांसपेरेंट है, अच्छा है, तो हम्म। आपको चुनौती देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और हम्म। अगर मान लीजिए कि कोई टेंटेड आदमी बना दिया जाता है या हम्म। उसका ऐसा लगता है कि इससे जो है माने चुनाव आयोग की निष्पक्षता बाधित हम्म। हो सकती है, तो हम्म। वो भी कोर्ट में जाया जा सकता है, हम्म। समय समय पर जाते ही रहे हैं। आप देखिए, याद करिए जब आलोक कुमार के उस समय एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी, जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पिटीशन हम्म। लगाई थी जब सीबीआई के डायरेक्टर का मामला जी। था, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी, जस्टिस गोगोई के बेंच ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन ठीक है और वो हम्म। उस मैटर को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया हम्म। गया। मैटर हालांकि पेंडिंग रहा, तब तक वो टेन्योर भी खत्म हो गया। ठीक है अश्विनी और जी, यहाँ पर दो दो सवाल है मेरी तरफ से। एक तो आपने अनुच्छेद 41 की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी नियुक्तियां हुई है उससे अनुच्छेद 41 की आत्मा परिभाषित होती है? क्या यह इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका नहीं है? दूसरा, कैरियर ग्राफ पे हम नहीं जाते हैं, कैरियर रिकॉर्ड पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी बनाए गए हैं, किस तरह से उनका इस सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में योगदान रहा है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, धारा 370 का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति में से एक रहे हैं। हालांकि यह उनकी उपलब्धि है, मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। तो क्या ऐसा नहीं है कि इन जो सरकारों के लिए, जो सरकार के लिए उन्होंने किया है, उसका इनाम उन्हें दिया जा रहा है? केशव जी, धारा 370 तो एक ब्लॉट था भारत के ऊपर। धारा 370 तो जो लाया गया था वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत तमाम हम्म। संवैधानिक मूल्यों को वो तो हटना ही था। मैं उसके लिए सहमत तो हूं। एक मिनट भी बहुत अच्छा मैं प्रश्न सहमत किया है हूं, लेकिन आपने। लेकिन अश्विनी जी, सवाल यही है मेरा कि सरकार भारत के लिए ने सरकार का के लिए मसौदा उन्होंने जो तैयार काम करने किया, वाला केशव मसौदा जी, तैयार करने में उन्होंने जो अपनी भूमिका केशव जी, निभाई, क्या केशव उन्हें जी, इसका पारितोषिक मिल रहा है? अरे केशव जी, मेरा निवेदन सुने भाई साहब। केशव जी, बड़ा अच्छा बात आपने कहा। धारा 370 के हटाने को क्या आप गलत मानते हैं? संवैधानिक बिल्कुल बेंच नहीं। की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप गलत मानते हैं? क्या भारतीय होने के नाते यह आप फख्र महसूस नहीं करते कि हमारे देश में जो संवैधानिक मूल्य है उनकी जीत हुई है? ये कहने का पारितोषिक अगर करते हैं तो मैं क्षमा करिएगा, इस बात के साथ आपके साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन धारा 141 जो अनुच्छेद 141 है वो अदालत की राय बनाम कानून बनाने की विधायी शक्ति का है। हम्म। और अगर मान लीजिए यह तय हो जाता है कि सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, हम्म। और अगर नियंत्रित नहीं कर सकती और कोर्ट को लगता है कि क्यों नहीं नियंत्रित कर सकती है, क्यों उसमें किसी एक इंडिपेंडेंट आदमी का होना जरूरी है, हम्म। वो बाद में तय होगा। हम्म। लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो तमाम वो अधिकार चुनाव आयोग को दिए गए उनमें से किसी का वायलेशन हो रहा है? क्या वो व्यक्ति अपात्र है जब तक कि उसको माने विधायी जो जब तक कि अदालत हम्म। की राय उस पर नहीं आती? क्या उस व्यक्ति का कोई क्रेडेंशियल ऐसा रहा है? हम्म। वो दोनों बातें हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का काम एक हम्म। बेनिफिशियल स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे और जनता के हितों में निर्णय ले, उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे। और जो इंप्लीमेंट नहीं करता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता है, वो हम्म। उसको तो उसका काम ही है। और सबके इस संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारे हम्म। देश की व्यवस्था है उसमें सबके, हमारा काम डिफाइंड है, आपका काम डिफाइंड है, एग्जीक्यूटिव का काम डिफाइंड है, हम्म। जुडिशरी का काम डिफाइंड है। और आप पास्ट प्रेसिडेंटेड उठाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो हम्म। यह भी पावर है कि अगर कोई कानून जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के विपरीत है, उसको क्वैश भी कर दिया। एनजेसी के केस में देखिए, हम्म। जो आया था हम्म। फॉर्म बिल्स, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूशन स्टे कर दिया था। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स नहीं है, पावर्स हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून बनाया जी। गया है वो सही है एक और ये सही है? ये अश्विनी बड़ा जी, प्रश्न। कानूनविद के रूप में आपसे आपकी मैं राय जानना चाहता हूं। आप इन नियुक्तियों का भविष्य क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह नियुक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? और अगर जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख हो सकता है? एक कानून के छात्र के रूप में, कानून के ज्ञाता के रूप में आप हमें समझाएं।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाना चाहिए, मैटर चैलेंज होना चाहिए। इसलिए चैलेंज होना चाहिए, कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। कोई भी सरकार अपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट में लार्जर इंटरेस्ट को देख के इग्नोर नहीं कर सकती है। ये जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की कसौटी ईवीएम भी गया। कितनी बार? कम से कम 40 बार गया। एक बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता था, भाई देखिए ईवीएम ठीक है, दूसरी फिर पिटीशन लग जाती थी। तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ट्रू लेटर और स्पिरिट में माना गया? फिर एक पिटीशन लग गई। फिर जजेस ने कहा भाई ये ईवीएम का केस हम ऑलरेडी डिसाइड किया, कोई नया फैक्ट लेकर के आइए। तो जब जब चुनाव होते हैं वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी उनका कहीं पर किसी ने कहा नहीं नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता? तो सवाल तो पत्रकारों की निष्पक्षता पर, वकीलों की निष्पक्षता पर, जजेस की निष्पक्षता पर, संवैधानिक जो जितने वो है उनकी निष्पक्षता पर, सब पर खड़े होते हैं और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जनता का हित, जनता के लिए हित, जनता के हितों में लिए गए निर्णय वो सर्वोपरि होने, अगर वो नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कोर्ट्स को एकदम बहुत ही स्ट्रांगली उस पर रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, बस मैं अपना उसी प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरह से और दोहरा रहा हूं। आपको क्या लगता है जो नियुक्तियां हुई है उसमें कितना मेरिट है? मैं इसकी नैतिकता पर नहीं जाता हूं, मैं इसकी लेजिटिमेटी पे भी नहीं जाता हूं, लेजिटिमेसी पे भी नहीं जाता हूं। बस एक कानून के विद्वान के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहां पर ये विथहेल्ड करेगा? 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस सीजेआई बेंच और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया था। पहला प्रश्न तो ये हो गया, तो कानून तो आप मान के चलिए कि वो लेजिटिमेट हो गया। अब अपॉइंटमेंट का जो मामला है, अपॉइंटमेंट के मामले में भी एक बात ये कही जा रही है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2 मार्च 2023 के अपने फैसले में सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का पैनल बनाया था। लेकिन इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता शामिल होंगे। अब ये आ गया तो वो कानून, उसकी वैधानिकता अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, और जो अपॉइंटमेंट है, मैं तो किसी को इंडिविजुअल हम कैसे डिफेम कर सकते हैं, बड़ी सीधी बात, क्योंकि हम वो करते हैं तो दूसरा कानून फिर यहाँ पर डिफेमेशन आ जाता है। तो आप जैसे विद्वान जर्नलिस्ट के साथ बैठकर पब्लिक फोरम पर किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को हमें कोई राइट नहीं जब तक हमारे पास तथ्य नहीं हो करने का। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला, और मैं आपको बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, ट्रांसपेरेंट है, हम सब उसके पार्ट हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप राइट टू नो ऑफ एवरी जो वोटर है, जो जिसको पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा मिला चुनाव में, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट क्यों पेश करता है? बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं, आने वाले दिनों में तय, मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के या कानूनों के, अदालतों के निर्णय न्याय संगत है या तर्क संगत है, यह भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि हाँ वाकई में तर्क संगत, न्याय संगत है। यही हमारे देश का संविधान और यही देश की संविधान की मूल भावना है। जब सुनी जी आप कह रहे थे कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, तो आप मुस्कुरा भी रहे थे और आपकी मुस्कुराहट में भी कुछ राज ही छुपा होगा। बहरहाल राज को राज ही रहने देते हैं और हम उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह, न्यायपालिका की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही अनबायस्ड यह पैनल भी होता जो मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे जिम्मेदार पदों पर नियुक्ति करता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गेस्ट मौजूद हैं इस न्यूज़ रूम में। हम रुख करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी जी का। जावेद जी, जो नियुक्तियां हुई हैं अभी चुनाव आयोग में, आप इसको किस चश्मे से देखते हैं? क्या इन नियुक्तियों से जो एक पारदर्शिता रही है, एक निष्पक्षता और स्वतंत्रता रही है चुनाव आयोग की, वह प्रभावित होगी? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब गवर्नमेंट ने वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक उन लोगों में से होंगे जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जिनकी उनकी भी राय शामिल होगी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। और अब वो सवाल विचाराधीन है, लेकिन अभी इसमें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी थे,
तो वो 2:1 तो होना ही था, इन्हें अपना आदमी लगाना ही था। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये परंपरा रही गई है और हर सरकार इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग चाहती है, इलेक्शन कमिश्नर्स ऐसे चाहते हैं जो जिनका रुझान या जो उनके प्रति सॉफ्ट हो, अपने मुखालिफों को नहीं, कोई ऐसे अफसर को नहीं जी। चाहती वो। ज़्यादातर लोग, उनमें से कुछ लोग हैं जैसे एस वाई कुरैशी हुए, नसीम जैदी साहब हुए, या टी एन सेशन थे उनके पहले, ये हम्म। लोग निष्पक्ष रहे। लेकिन तो अब जिस तरीके से पिछले कुछ नियुक्तियां हो रही हैं, इसलिए मुझे तो ताज्जुब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता अगर वो किसी और में से कर देते। और ये तो हम्म। एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर है कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से ही चुना जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम्म। और जब वो रिटायर हो जाता है तो चुना जाता है, और उनकी जगह पे किसी अपने आदमी को भर्ती, किसी की वो चयन करते हैं, भर्ती करते हैं, वो इन्होंने किया है। जी, जावेद साहब, लेकिन एक बात हमें समझाइए, किसी सरकार के करीब होने से क्या किसी वरिष्ठ ऑफिसर की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा। एक देखिए इंग्लिश में कहावत है, यू मस्ट नॉट ओनली बी फेयर, यू मस्ट सीन टू बी फेयर, हम्म। है ना? सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। सस्पिशियन, यस। हाँ, तो ये अगर वो टी एन सेशन थे, टी एन हम्म। शेषन जब चीफ हम्म। इलेक्शन कमिश्नर बने, कहा हम्म। यह जाता था कि वो राजीव गांधी के क्लोज हैं, फलाना। लेकिन हम्म। जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने तो बिल्कुल निष्पक्ष थे। हम्म। कुरैशी साहब की कोई उंगली उठा सकता है क्या? बिल्कुल निष्पक्ष थे। और उन्होंने हम्म। ये तो जो आज पिछले कुछ दिनों में दिखाई गई है जो चीजें, वो तो बिल्कुल अद्भुत है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं पहले। तो एक चीज और हमें समझाइए, क्या वो लोग इसलिए निष्पक्ष थे, चाहे टी एन शेषन की बात हो, सीवाई कुरैशी साहब की बात हो, क्या वो लोग केवल इसलिए निष्पक्ष थे क्योंकि उनको चुनने का तरीका निष्पक्ष था? नहीं, कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी था, टी एन सेशन का ट्रैक रिकॉर्ड, या ये एस वाई कुरैशी साहब का या जैदी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, इनका ट्रैक जी। रिकॉर्ड भी ऐसा था। अच्छा, ठीक है, इनके इनके काम करने के तरीके से ये लोग अच्छी तरह अवगत थे, हम्म। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा था। और फिर हम्म। ये जो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट से शुरू करें, और जो पुराने आपका जो भी आपके एलिजेंस रही हो या जो भी आपके जी। अटैचमेंट्स थे उनको सबको भूल जाए। जी, तो वो तो साबित होना अभी बाकी है। अभी तो इन्हें नई-नई ज़िम्मेदारी मिली है। इनके साथ-साथ क्या बैगेज आ रहा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है और कैसा इनका परफ़ॉर्मेंस रहेगा, वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, वो तो आने वाला वक़्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी से यह हो-हल्ला क्यों मचा हुआ है कि ये निष्पक्ष नहीं रह पाएँगे, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी। थोड़ा काम कर लेने देते हैं, देखते हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, जो या जो नए इलेक्शन कमिश्नर जिनकी नियुक्ति हुई है? जी, जो नए इलेक्शन कमिश्नर आज बनेंगे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, जो अभी तक मेंबर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ज्ञानेश कुमार। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं, जो नई नियुक्ति हुई है चुनाव आयोग में विवेक जोशी की, दोनों पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये तो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे ना। बिल्कुल। इनका जो रोल था, इलेक्शन कमीशन का उस वक्त जो रोल था, उसमें तीनों लोग शामिल थे। उस वक्त जो इनका रोल था, वो जग जाहिर है सारी दुनिया ने देखा है, और बेस अपने फिर एक्सपीरियंस तजुर्बे के बिना पे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इनके जब दरवाजे खटखटाए, इनके जब ध्यान आकर्षित किया गया, इनका क्या रिएक्शन था, वो सारी दुनिया जानती है। जहाँ तक नए इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात है, ये हरियाणा में थे, और इनका जो और जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, तो इनका जो काम करने का तरीका रहा है, इनके जो निर्णय लेने के जो इनके फैसले रहे हैं, कितने रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंट थे और कितने निष्पक्ष थे, उसके बिना पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नए हुए हैं हुँ। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्कुल क्लियर है। तो
जो पहले से चुनाव आयुक्त थे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ज़रा उसको रिप्ले कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो अच्छा, मेरे से खुले लफ्ज़ों में कहलवाना चाह रहा हूँ, मैं अच्छा, इस चीज़ को गुरेज़ कर रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। मैं अपने प्रश्न को थोड़ा और रिफ्रेम करता हूँ और थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। जो नियुक्तियाँ हुई है, क्या आपको लगता है ये सरकार का वर्तमान सरकार का एक स्ट्रेटजिक मूव है? वो मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रेटजिक मूव, थोड़ी-सी चर्चा आपने भी की है। अभी ज्ञानेश कुमार, वो भी सरकार की पसंद के अधिकारी रहे हैं, ये हर कोई जानता है, गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे, अमित शाह के करीबी ऑफिसर्स में से एक समझे जाते हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस वक़्त। वो 2029 का जब चुनाव होगा, उसकी तैयारियाँ हो रही होंगी, तब तक वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। अब अगर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बारी आएगी, तो अभी से चुनाव आयोग में विवेक जोशी रहेंगे, जो पर्सनल डिपार्टमेंट में भी थे, सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी कहे जाते हैं। वो उस समय तक दावेदार हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का। तो क्या आप भी इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक स्ट्रेटजिक मूव के तौर पे देखते हैं? जी, मैं देखता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ, जो इसे मैं मानता हूँ कि ये जो जिस तरीके से चयन हुआ है, हुँ, ये एक सोची सोच-समझी रणनीति के तहत हुआ है। हुँ, जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। हुँ, जो जिस तरह की निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है ऐसे इम्पोर्टेंट पोस्ट में नियुक्ति के वक़्त, वो हुँ, नहीं हुई है। मुझे हुँ, कहीं ज़्यादा विश्वास होता है इनकी निष्पक्षता पे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति होता, हुँ, हुँ, मैं ये मानता हूँ कि दोनों नेता प्रतिपक्ष हुँ, और सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, वो तो अपनी-अपनी बात पॉलिटिकल नज़रिए से करेंगे। हुँ, 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 लेकिन अगर 1 या 2 लोग ऐसे भी होते, हुँ, हुँ, जो जिनका कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं एलिजेंस नहीं होती, हुँ, कोई हुँ, पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ नहीं होती, एफ़िलिएशन नहीं होता तो है। हो सकता है कोई एक बेहतर चॉइस हो सकती थी। अच्छा, तो जावेद साहब एक बात और बताइए, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, आप तमाम बीट्स को कवर करते रहे हैं। इससे पहले सरकार का ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कब-कब हुआ है? पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं दूसरी सरकारों के अंतर्गत? दे देखिए, ये मैंने शुरू में ही कहा था, ये कोई नई ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। अच्छा। हमेशा कोशिश ऐसी होती है हुँ, हुँ। कि ऐसे लोगों को रखा जाए जो थोड़ा हम पे सॉफ्ट हों या हमारे नज़रिए, हमारे काम करने के तरीके से में हों। लेकिन अच्छा। कभी ऐसा नहीं हुआ है हुँ, कि हुँ। आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल आउट एंड आउट लॉयलिस्ट से बैक कर दें। हुँ। एक बात और है जावेद साहब, जिस बात की चर्चा हमेशा होती है और विपक्ष के साथ-साथ जो अन्य विचारधारा वाले लोग हैं, वो हमेशा देश में उठाते रहते हैं कि यह पूरा देश कोई सरकार नहीं चला रही है, केवल 2 लोग चलाते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया है, अगर हम उस पे भी गौर करें तो उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे लोकसभा में और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होगा। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में और भी अनेक मंत्री हैं, लेकिन यहाँ भी सिर्फ अमित शाह को नामित किया जाता है। तो क्या लोगों के आरोप में यह सच्चाई है, कोई दम है कि देश सिर्फ 2 लोग ही चला रहे हैं? ऐसी ऐसी जब चीज़ें अंजाम देती हैं, तो वो जो लोगों के दिलो-दिमाग में शक व शुबा है, वो और हुँ, पुख्ता हो जाता है। अगर हुँ, राजनाथ सिंह को रख लेते, राजनाथ सिंह एन एज़ अ मैटर ऑफ प्रोटोकॉल हुँ, मोद नंबर 2 में थे, उनकी रैंक है। जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं, फिर राजनाथ सिंह जी। जब हुँ, प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते हैं और कभी कैबिनेट होती है, हुँ, कम होती है, लेकिन जब भी होती है उसको प्रिसाइड राजनाथ सिंह जी करते हैं। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ये तो जग ज़ाहिर है हुँ, कि प्रधानमंत्री के सबसे अगर किसी पे भरोसा या विश्वास है उनको हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा, तो हम अमित शाह जी पे है। हुँ, हुँ। लेकिन जावेद साहब, ये तो परसेप्शन की ही बात है ना, अगर अमित शाह के बदले राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी ही रहते, तब भी क्या फ़र्क पड़ता था? फैसला तो यही होना था। अब होता नहीं होता ये तो काल्पनिक चीज़ है ना। हुँ, हुँ।
एक तो काल्पनिक है और एक हम देख रहे हैं अपने सामने जो हो रहा है। हम्म। तो अमित शाह के पैनल में नहीं होने से आप देखिए, अब ये अमित शाह और ये अगर मैं आपकी बात बहस के लिए मान भी लूं कि हाँ फैसले हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते उसमें हम्म। और ये ऑप्शन नहीं होता कि कोई अपनी चॉइस का हम जी। चूज प्रधानमंत्री चूज करेंगे कौन बैठे, हम्म। तो फिर आप देखते, अच्छा। तब ये सब सवाल नहीं होते। अच्छा। हो सकता है फैसला यही हो, लेकिन ये सब सवाल नहीं उठते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यहां से यह फैसला किस तरफ जाएगा? क्या इस फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी, या फिर कुछ दिनों का ये गुबार है, यह शांत अभी हो जाएगा और देश अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, चुनावें भी अपनी गति से होती रहेंगी? मुझे लगता है यही होगा, सुप्रीम अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करे। हम्म। अ, ये ये मसला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, अभी फैसला नहीं हुआ। अगर कोई उनकी तरफ से हस्तक्षेप नहीं होता तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी चीज़ें हैं, हम और आप पत्रकार हैं, हम देखते हैं 2 दिन पहले जो मुद्दा था, तीसरे दिन रहता नहीं है। कोई नहीं, हम्म। कहीं डिरेलमेंट हो जाती है, कहीं स्टैम्पीड हो जाती है, कहीं कुछ। ये तो छोड़िए, 18 लोग मर गए, वो एक मुद्दा नहीं। वहाँ हम्म। महाकुंभ में कितने बेचारे लोग, श्रद्धालु जो गए थे वो मर गए। अब वो हम्म। भूल गए, नया मसला शुरू हो गया कि ट्रम्प कितना टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो हम्म। वो तो न्यूज़ साइकिल ऐसा होता है, न्यूज़ साइकिल भी होता है और हम्म। कुछ न्यूज़ मैनेजमेंट भी होता है। जी। आजकल न्यूज़ साइकिल से ज़्यादा न्यूज़ मैनेजमेंट का खेल है जी। कि इतने लोग मर गए लेकिन उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें भी चर्चा का विषय है, चर्चाएँ उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि यह भी कम महत्वपूर्ण चर्चा नहीं है, कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है, एक तरह से देखा जाए तो वह डेमोक्रेसी का कस्टोडियन है, वह लोकतंत्र का पहरुआ है। उसके फैसले भारत जैसे विशाल डेमोक्रेसी को प्रभावित कर सकते हैं, और वहाँ पर जिस तरह की नियुक्तियाँ हुई हैं और विपक्ष जिस तरह से उनको देख रहा है और प्रचारित कर रहा है, तो कई सारे सवाल भी उठेंगे। तो फिलहाल आप इस आप जितनी हिम्मत करके और जितने हौसले के साथ आपने ये सवाल उठाया है, काश और लोग भी आपसे प्रेरणा लें, और हमारे आपके बंधु लोग, हमारे आपकी बिरादरी के लोग प्रेरणा लें और अपने दायित्व को समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें और इस चीज़ को उठाएं। क्योंकि और लोग तो अभी आप टीवी बिल्कुल, उठा के देख लीजिए, वो तो पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन तो लगता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में या किसी दूसरे देश में स्टैम्पीड हुई है, या जी। लोग मरे हैं, या हुई है। जी, बिल्कुल, तो जावेद साहब, मैं आपसे आप सहमत हूँ। पूरी शाबाशी के बधाई के पात्र हैं। जी, मैं आपसे सहमत हूँ और आपकी बधाई के लिए धन्यवाद। हालाँकि हम अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक और आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस सेशन के एंड में। आपको क्या लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस लेती है या यह विवाद और बढ़ता है, तो यह नियुक्तियाँ रद्द हो सकती है किसी भी समय? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीफ जस्टिस को उसका हिस्सा बनाया था। जी। तो इन लोगों ने अपनी बहुमत का इस्तेमाल करके दोनों सदन में हुँ, हुँ। नए बिल लाए जिसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। हुँ। तो ये क्या गारंटी है कि ऐसा फिर नहीं है? हुँ। जब आपके पास बहुमत हो और आप इस बात पे बज़िद हो कि नहीं, हुँ। माय वे, हम जो चाहेंगे वही होगा, हुँ। तो पार्लियामेंट तो ओवरटर्न कर ही सकती है। हुँ, हुँ। बहुत धन्यवाद जावेद साहब, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके हमारी भी जानकारी काफ़ी बढ़ी है आपका और शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो यह विमर्श अभी शुरू ही हुआ है, कल ही फैसला हुआ है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, केरला कैडर के अधिकारी रहे हैं और इससे पहले होम मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं, और अभी माफ़ कीजिएगा, अभी वो चुनाव आयोग के एक आयुक्त के रूप में काम भी कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति अब मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे हुई है। साथ ही साथ 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी विवेक जोशी की नियुक्ति भी हुई है चुनाव आयोग में, चुनाव आयुक्त के पद पर, जिस पर विपक्ष काफ़ी हमलावर है, काफ़ी प्रश्न उठा रहे हैं। और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा मसला उछाल दिया है। उन्होंने अपना डिसेंट,
असहमति जाहिर की थी इन दोनों नियुक्तियों पर। अब मामला कोर्ट के पाले में है। कोर्ट में हालांकि इस बात पर फैसला नहीं होगा कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं वो सही हैं या गलत हैं। कोर्ट में जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में जो चीज़ है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाला पैनल कैसा हो। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए वन इंडिया।